बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। आज हम पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे कि पेंडुलम क्या है, सिंपल पेंडुलम क्या है। तो ये जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं ये जी एक पेंडुलम है, जिसका हमने थोड़ा सा जुगाड़ बनाया हुआ है, एक पेंडुलम को बनाया है। तो जी पहले इसका हम डिफिनीशन देखते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या है, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए जी इसका डिफिनीशन देखते हैं कि पेंडुलम का मतलब क्या है, इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, इसकी तारीफ किस तरह करते हैं। ए स्मॉल बॉब ऑफ लाइट वेट इज अटैच विद वन एंड, एक छोटा सा बाल जो होता है जिसका वज़न कम हो, इंतहाई कम हो, लाइट वेट होता है। इज अटैच विद वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, अगर हम इसका एक सिरा धागे के यानी धागे के एक सिरे के साथ हम इस बाब को कनेक्ट करें, एंड अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज कनेक्टेड विद अ रिजिड सपोर्ट, और इस धागे का दूसरा सिरा हम किसी सख्त सपोर्ट के साथ, यानी ऐसा सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि ऐसा सपोर्ट जिसमें लचक न हो, यानी लेंथ को डिस्टर्ब ना करता हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिजिड सपोर्ट कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, पेंडुलम कहते हैं। सिंपल पेंडुलम के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन अभी जो हमने डिफाइन किया इसको हम देखते हैं। तो जी ये हो गया हमारे पास एक धागा, इसके एक सिरे के साथ मैंने एक स्मॉल बॉब यानी एक स्मॉल गेंद को जिसका वेट इतना ज़्यादा नहीं है अटैच किया हुआ है, और इसका दूसरा सिरा रिजिड सपोर्ट, ये जो सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है ये रिजिड सपोर्ट है, इसके साथ बांधा हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल पेंडुलम, आसान है, पेंडुलम हो गया हमारे पास। अब सिंपल पेंडुलम क्या है, ये तो एक आइडियल केस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एयर फ्रिक्शन मौजूद है, हवा इसे कभी इधर धकेलती है कि कभी उधर धकेलती है, तो ये जो हो गया हमारे पास ये है पेंडुलम। लेकिन सिंपल पेंडुलम क्या है, सिंपल पेंडुलम के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ सिचुएशन के बारे में बताएं। सो सिंपल पेंडुलम क्या है, निग्लेक्टिंग द एयर फ्रिक्शन, जो हवा का फ्रिक्शन होता है इसको हम नज़रअंदाज करेंगे, एंड कंसीडरिंग द स्ट्रिंग वेटलेस, यानी जो ये स्ट्रिंग है इसका वज़न जो हो ये न होने के बराबर होता है, इनएक्सटेंसिबल, और ये इसमें लचक नहीं होगी, ये भी इनएक्सटेंसिबल होगा। टू विच ए पॉइंट मास इज अटैच्ड, जाहिर बात है ये पॉइंट मास नहीं है, इसका थोड़ा वजन भी है। पॉइंट मास इसका डायमेंशन 0 होता है, लेकिन हम तो सिर्फ पेंडुलम के बारे में बात करेंगे। सिंपल पेंडुलम जो होता है वो आइडियल केस होता है, आइडियल केस हम बना नहीं सकते, तो हम कोशिश करते हैं कि जो रियल केसेस है वो आइडियल के तौर पर हम आपको दिखा सके। सो चलो जी, हुज वन एंड इज अटैच विद, यानी स्ट्रिंग का जो एक सिरा होता है वो इसके साथ हमने बाल को अटैच किया हुआ है, एंड अदर एंड इज अटैच्ड विद अ फ्रिक्शन लेस सपोर्ट, और इसके दूसरे सिरे को हमने फ्रिक्शन लेस सपोर्ट, यानी यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा, यहाँ पर तो फ्रिक्शन है, इस सपोर्ट का फ्रिक्शन है, लेकिन इसको हम निगलेक्ट करेंगे कि ये क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है, इसको भी निगलेक्ट करेंगे। सो फ्रिक्शन लेस सपोर्ट, पॉइंट मास, इनएक्सटेंसिबल, वेटलेस, ये तमाम बातें आइडियल में आती है। सच एन आइडियल सिस्टम इज कॉल्ड ए सिंपल पेंडुलम, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल पेंडुलम ही कहेंगे। अब चूंकि सिंपल पेंडुलम के हम दो केसेस पढ़ेंगे, एक रेस्ट केस और एक होता है हमारे पास जब इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाते हैं। तो ये हो गया जी इसका रेस्ट पोजीशन, ये वाला जो पोजीशन है ये इसका रेस्ट पोजीशन है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ है, और टेंशन इन द स्ट्रिंग ये ऊपर की तरफ है। तो टेंशन क्या हो गया, टेंशन एक पुलिंग फोर्स है, यानी जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं, यानी मैं इस बॉल को ऊपर खींच रहा हूँ, तो टेंशन भी ऊपर की तरफ ही लगेगी। टेंशन फोर्स इज दैट फोर्स विच इज एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द पुलिंग फोर्स, और वेट डाउनवर्ड
लग रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये बॉल जो है न तो ऊपर जा रहा है और न ये इससे ज़्यादा नीचे जा रहा है। तो ये हो गया हमारे पास रेस्ट केस। रेस्ट केस के बारे में और भी बात करते हैं। रेस्ट केस में ये भी होता है कि ये तो न नीचे जाता है, न ऊपर जाता है, न इस तरफ आता है, न उस तरफ आता है, यानी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास 0 के बराबर होता है। चलो जी, तो ये हो गया हमारे पास सिंपल पेंडुलम। अब इसको हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास रिजिड सपोर्ट, ये हो गया स्ट्रिंग, और इसके साथ हमने किसी लाइट वेट को अटैच किया हुआ है। ये जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है ये ऊपर है और वेट जो है ये नीचे है, जिस तरह मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाया बताया। ये बॉल जो है न तो इस तरफ आ रहा है न उस तरफ जा रहा है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। और मैंने आपको बताया कि ये बॉल न ऊपर जाता है न नीचे जाता है, यानी टेंशन और वेट आपस में बराबर होते हैं। जब टेंशन एंड वेट आपस में बराबर होते हैं तो नेट फोर्स हमारे पास 0 होता है। फॉर एग्जांपल ये भी 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन, ये आपस में कैंसिल करेंगे, नेट फोर्स हमारे पास क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेंथ और वेट के दरमियान जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। लेंथ और वेट के दरमियान जो एंगल होते हैं, फॉर लेंथ एंड वेट थीटा will be equal to 0 degree, and for tension and weight theta will be equal to 180 degree। अब हम इस तरह करते हैं कि इस वेट को, इस बॉल को थोड़ा सा पुश करते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है, पुश द बॉल इट विल डिस्प्लेस फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब हम इस बॉल को थोड़ा सा मीन पोजीशन से फॉर एग्जांपल इस तरफ लेकर आते हैं। तो ये हो गया लेंथ और वेट। पहले इसके दरमियान जो एंगल था लेंथ और वेट के दरमियान वो 0 था, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा एंगल दे रहा हूं, ठीक है जी, जो कि 0 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्ट एज आर स्टोरिंग फोर्स, क्योंकि अदर फोर्सेस तो है ही नहीं हमारे पास, न तो फ्रिक्शन है यार, फ्रिक्शन नहीं है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम वेट भी कहते हैं। तो इसका वेट जो होता है, इस वेट की वजह से ये वापस अपनी ही पोजीशन यानी मीन पोजीशन की तरफ आएगा, लेकिन यहाँ पर रुकेगा नहीं, क्योंकि इसकी इनर्शिया भी होती है और इनर्शिया की वजह से ये दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाएगा। तो इसके बारे में तो फिर बात करेंगे, टर्म्स रिलेटेड विद सिंपल पेंडुलम, इसमें हम बात करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में हम सिर्फ आपको ये समझाना चाहते हैं कि जो इसका वेट होता है एक्सट्रीम पोजीशन पर, ये इसको हम 2 ही कंपोनेंट में तकसीम कर सकते हैं। एक होता है टेंशन और एक होता है इसका वेट। तो इसको मैं चाहूँगा कि मैं इसको डायग्रामेटिकली ही आपको एक्सप्लेन करूँ। तो वेट के 2 कंपोनेंट बनते हैं, एक को कहते हैं WY और एक को कहते हैं हम WX। यहाँ पर मैंने लिखा है, लेकिन पहले मैं इधर समझाना चाहता हूँ। चलो जी, तो ये हो गया हमारे पास। इस वेट को हम थोड़ा सा इधर ही शिफ्ट करते हैं। इस वेट को मैंने इधर शिफ्ट किया, एक एंगल बन गया जी, यहाँ पर एक एंगल बन गया, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन्होंने किया। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो टेंशन जो होता है वो इस तरफ होता है, हमेशा पुलिंग फोर्स की टुवर्ड्स होता है। यहाँ पर टेंशन और वेट में जो एंगल होता था वो 180 डिग्री होता था। अब यहाँ पर ये लेंथ और वेट के दरमियान या टेंशन और वेट के दरमियान एंगल जो है वो 180 और लेंथ और वेट के दरमियान जो एंगल बनता है वो 0 से ग्रेटर है, यानी वेट जो है हमेशा बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्शन करेगा। सो दिस इज वेट। अब चूंकि वेट एंगल बनाता है, तो जो फोर्स एंगल बनाता है हमने ये पढ़ा है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक फोर्स है और ये एक एंगल बनाता है। अगर फोर्स इस तरह होता है तो फिर कोई बात नहीं है, हम इसको ये फोर्स ही कंसीडर करते हैं। लेकिन अब ये तो एंगल बनाता है, तो हम इस फोर्स के 2 ही कंपोनेंट्स बना सकते हैं। एक होता है एफ ऑफ वाई और एक होता है एफ ऑफ एक्स।
और फिर अगर हम इसको एड अप करते हैं तो फिर वही रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आता है। तो यहाँ पर भी हमने वेट के दो ही कंपोनेंट बनाने होंगे। तो वेट के यानी टेंशन का जो ये सिरा है इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इस तरफ, ये इस तरफ हो जाएगा। और ये कंपोनेंट मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा इस तरह बनाना होगा ताकि ये बिल्कुल सेम टू सेम आ जाए। तो ये हो गया जी हमारे पास वेट का WX कंपोनेंट, और ये हो गया वेट का WY कंपोनेंट, और वेट जो है ये यहाँ पर मैं इसे जाहिर करना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर है। सो दिस इज वेट। सो वेट के दो कंपोनेंट बन गए। यहाँ पर एंगल बनता है, यहाँ पर एंगल थीटा बनता है। इसी तरफ भी यानी एक्सट्रीम पोजीशन, यानी ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है, फॉर एग्जांपल ये 0 पोजीशन है, ये ए पोजीशन है, ए पोजीशन पर जो अमल होता है वही अमल हम बी पोजीशन पर भी वही अमल दोहराएंगे। सो ये हो गया जी हमारे पास सिंपल पेंडुलम। सो सिंपल पेंडुलम, इस एंगल को हम जितना बढ़ाते हैं इतना इसमें रिस्टोरिंग फोर्स भी पैदा होगा। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ कि ये जो टेंशन और WX कंपोनेंट है ये आपस में बराबर है, ये अपना ही जो इफेक्ट होता है वो कैंसिल करते हैं। सो WX इज इक्वल टू T एट एक्सट्रीम पोजिशन विल कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ओनली WY कंपोनेंट विल रिमेन विच विल एक्ट एज द रिस्टोरिंग फोर्स। तो किस तरह होता है जी, देखिए मैंने इसको यहाँ पर लेकर आया तो ये बाब यहाँ पर न तो इस तरफ जा रहा है और न नीचे यानी इस तरफ WX की तरफ आ रहा है, यानी ये बिल्कुल इधर रेस्ट पर ही होगा मोमेंटेरीली। तो इसका ये मतलब हो गया कि टेंशन और वेट ने आपस में कैंसिल किया है। सो ये कंपोनेंट क्योंकि ये न तो इधर आ रहा है न उधर जा रहा है, तो ये WX कंपोनेंट और टेंशन जो है ये आपस में कैंसिल करेंगे। तो बाकी जो हमारे पास रहता है वो है सिर्फ और सिर्फ Y कंपोनेंट ऑफ द वेट, जो कि एक्ट एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स को बनाएगा और इस बाप को इधर ही लेकर आएगा। सो ये कंपोनेंट जो है आप इसे देख सकते हैं, ये बिल्कुल पैरेलल है, यानी इसको भी हम WY से जाहिर कर सकते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में बात करते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स पर क्या होगा। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू WY कंपोनेंट, ये Y कंपोनेंट के बराबर हुआ। अब WY जो है मैंने यहाँ पर आपको लिखा है साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। इसके साइन थीटा, टेंजेंट थीटा और कास थीटा को याद करने के लिए मैं आपको 3 फार्मूले बताऊंगा। यानी एक फार्मूला है सलीम पागल है, कुत्ता बूंगता है और टीन पर बैठा। सो सलीम पागल है, यानी सलीम मीन्स साइन थीटा पर, यानी पागल मतलब होता है इसका परपेंडिकुलर, और है का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि थीटा के सामने वाली जो कंपोनेंट होगी इसको हम परपेंडिकुलर ही कहेंगे, और ये यहाँ पर 90 का एंगल बनता है। 90 के सामने जो कंपोनेंट होता है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास WY है, ये मैंने लिखा है, और हाइपोटेन्यूज जो है ये हमारे पास W के बराबर होता है। तो ये W को अगर हम इधर ही शिफ्ट करते हैं तो ये ज़रब हो जाएगा। सो WY इज इक्वल टू W साइन ऑफ थीटा। तो रिस्टोरिंग फोर्स इम्प्लाइज दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू W साइन ऑफ थीटा। मैंने ये वाला
ये लगाया। अब हमारे पास आता है स्मॉल एंगल कॉन्सेप्ट। स्मॉल एंगल कॉन्सेप्ट आता है क्योंकि और इस स्मॉल एंगल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो ये हमने जो फासला तय किया है इसको हम डिस्टेंस ही कहेंगे, इसको हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मोड़ा हुआ है, यानी ये करो है। और करो में कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उसी 2 पॉइंट के दरमियान, यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक करो हो, यहाँ पर मैंने 1 पॉइंट लिया, यहाँ पर मैंने 1 पॉइंट लिया, तो ये जी हो गया हमारे पास डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इससे कम होगा। तो ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमें डिस्टेंस दे रहा है, लेकिन हमें तो चाहिए डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में पढ़ा था कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। और एक और बात हमने कंडीशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ने कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी पढ़ा था, दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज एक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन। और ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये तो करो पाथ है। तो हम इस एंगल को कम से कम लेंगे ताकि हमारे पास जो डिस्टेंस है ये अप्रॉक्सीमेटली डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाए। मैंने क्या कहा? अप्रॉक्सीमेटली। ओके जी। तो हम यहाँ पर इस तरह करते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रा करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये स्ट्रेट है और ये जो है डिस्टेंस है। तो ये तो जाहिर बात है, जिस तरह देख रहा है कि ये डिस्टेंस इस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है, लेकिन इसके लिए भी हमने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट केस लेना होगा। फॉर स्मॉल एंगल इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, साइन थीटा बराबर होता है थीटा के, और थीटा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे, इस पर भी बात करते हैं। और जब हम स्मॉल एंगल लेते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर होते हैं। फॉर स्मॉल एंगल थीटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। सो ये डिस्प्लेसमेंट जो है जिसका डायरेक्शन उस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी होगा। सो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली ये तकरीबन बराबर होते हैं फॉर स्मॉल एंगल थीटा। चलो जी। और जब हम थीटा को स्मॉल लेते हैं, फॉर एग्जांपल इस थीटा को हमने इतना बड़ा नहीं लेना है कि बहुत ज़्यादा इसको हम, क्योंकि फिर हमारे पास ये वाला डिस्टेंस वाला केस बन जाएगा और फिर ये सारा ये हमें फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं दे सकता है। सो थीटा को हमने स्मॉल लेना है, स्मॉल एंगल कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके थीटा को हमने स्मॉल ही लेना है। तो इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? सो इस तरफ लिख सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स जो है इट विल बिकम इक्वल टू W थीटा, इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी साइन थीटा की जगह मैंने क्या लिखा? यहाँ पर सिर्फ थीटा को ही लिखा। इसका यह मतलब हो गया कि अगर हम थीटा को बढ़ाते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ता है, अगर हम थीटा को घटाते हैं, कम करते हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी कम हो जाएगा। यानी ये आपस में प्रोपोर्शनल है, वेट तो कांस्टेंट है। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द थीटा। अगर हम इस थीटा को बढ़ाते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ जाएगा, अगर हम इस थीटा को कम करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स कम होगा। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma, जहां भी फोर्स होता है उधर तो एक्सेलरेशन होगी। तो हम यहाँ पर F इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू, और वेट किस चीज के बराबर होता है? mg के बराबर होता है। W इज इक्वल टू mg। तो W की जगह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ mg इंटू थीटा।
ये m और m आपस में कैंसिल करेंगे। अगर हम इस तरफ को भी m से तकसीम करें, इस तरफ को भी m से तकसीम करेंगे, तो ये m और m कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बाकी क्या रहता है, हमारे पास आता है a इज इक्वल टू जी थीटा। अब हम इस पर वेक्टर का निशान डालते हैं, इस पर भी वेक्टर का निशान डालते हैं। और हम यहाँ पर नेगेटिव साइन b पुट करते हैं। जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो डायरेक्शन b अमल में आता है, यानी इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन आपस में मुखालिफ होंगे, तो हम ये नेगेटिव साइन पुट करते हैं। तो ये नेगेटिव साइन को यहाँ पर रहने दीजिए। जी कांस्टेंट है, इसलिए मैं इसको नहीं चढ़ता हूँ, ये प्रोपोर्शनलिटी के साथ वैसे भी ख़त्म हो सकता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, अगर हमारे पास एक पेंडुलम हो और ये सर्कुलर मोशन करता हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक पेंडुलम है, इसको हम इस तरह भी घुमा सकते हैं, यानी ये सर्कुलर मोशन कर सकता है। ठीक है जी। तो ये जो लेंथ है इसका, हर जगह ये रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होगा। ये लेंथ जो है ये रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो जाएगा। तो फिर यहाँ ये जो सिंपल पेंडुलम है, या अगर इस तरह सर्कुलर मोशन करता है, तो ये लेंथ हमारे पास रेडियस के बराबर होता है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ के बराबर होता है? x डिवाइडेड बाई r, यानी ये जो आर्क लेंथ होता है, इस आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये हमें क्या देता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता है, रेडियन में देता है। ठीक है जी। सो यहाँ पर हमने ये अप्रोक्सीमेट केस लिया है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू x, यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई लेंथ। तो ये क्वांटिटी हम यहाँ पर लगाते हैं, a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई l। अब ये तो और भी आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर g ग्रेविटी जो होता है ये कांस्टेंट है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और लेंथ भी हमारे पास कांस्टेंट होता है। ये लेंथ में न कमी आती है न ज़्यादती आती है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि ये इनएक्सटेंसिबल ही रहेगा। सो हम ये कह सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू माइनस जी बाई एल। इसको हमने अलहदा किया क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये जो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट है मैंने इसको लिखा। तो इस कांस्टेंट की जगह ये जो नेगेटिव साइन है आप इसके साथ यहाँ पर लिख सकते हैं। नेगेटिव साइन क्या शो करता है हमें? यह हमें शो करता है दैट एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में अपोजिट होते हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन इस तरफ है, रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है, तो एक्सेलरेशन भी इस तरफ होगा, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, लेकिन जो एक्सेलरेशन या रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो इस तरफ होता है। तो ये आपस में बिल्कुल अपोजिट होता है, तो नेगेटिव साइन हम इसलिए लगाते हैं। ये माइनस जी बाई एल ये कांस्टेंट है, और ये दो कांस्टेंट है, लेकिन इसकी जगह हम सिर्फ एक ही कांस्टेंट लगाएंगे। तो वो एक कांस्टेंट किस चीज़ के बराबर होता है? a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है तो आप बता सकते हैं कि मैंने ये ओमेगा क्यों यहाँ पर लिखा। तो ये g बाई एल जो है ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। मैंने यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर कसदन लिखा, यानी एक सिंगल कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है। और जब हम
इक्वेलिटी को ख़त्म करते हैं तो इसके साथ ये कांस्टेंट भी चला जाएगा। सो एक्सेलरेशन हमारे पास बन जाएगा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सिंपल पेंडुलम एंड प्रूव दैट सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आपने इसी क्वेश्चन को खामखा डिराइव करना होगा। दस मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अप्रोक्सीमेटेड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का यानी सिंपल पेंडुलम जो मोशन करता है ये अप्रोक्सीमेट सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लिया, स्मॉल एंगल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया हुआ है। इसलिए आपकी किताब में भी यहाँ लिखा है दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अप्रोक्सीमेटेड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो ये अप्रोक्सीमेटेड जो है ये उसने वैसे नहीं लिखा है, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है जो मैंने आपको बताई। अब आते हैं कि मैंने यहाँ पर एक बात की थी स्मॉल एंगल कॉन्सेप्ट में कि जब हम थीटा को स्मॉल लेते हैं तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। अगर आपको ये बात समझ में न आई हो तो आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए जी इस पर बात करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। थीटा को हम डिग्रीज में लेंगे और साइन थीटा को हम रेडियन में लेंगे, ठीक है जी। लेकिन इस पर बात करने से पहले आते हैं हम फिर से वही सर्कुलर मोशन की तरफ। डेट कि अगर हमारे पास ये आर्क लेंथ है, द एंगल मेड बाय द आर्क लेंथ विद द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी इसको हम कह सकते हैं। सो ये हमारे पास क्या देता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जितना ये थीटा ज़्यादा होता है इतना ये हमारे पास क्या रहता है, ये सर्कल बढ़ेगा। सो ये x डिवाइडेड बाई r ये हमें क्या देता है, ये हमें प्लेन एंगल देता है। और प्लेन एंगल का जो एंगल होता है, जो यूनिट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। ये डायमेंशन लेस है। सो दिस इज इसका जो यूनिट है, यानी ये भी मीटर में होता है, ये भी मीटर में होता है, ये आपस में कैंसिल करते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक यूनिट लगाते हैं जिसको हम रेडियन बोलते हैं। सो रेडियन जो होता है ये हमारे पास डायमेंशन लेस होता है। अब हम इस तरह करते हैं कि अगर ये एक्स जो होता है, ये आर्क लेंथ जो होता है, अगर ये आर के बराबर हो जाए तो आर और आर आपस में कैंसिल करेंगे, ये आर और आर आपस में कैंसिल करेंगे, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 ही रह जाएगा और रेडियन। सो ये एंगल जो है ये हमारे पास 1 रेडियन के बराबर होगा इफ़ x इज इक्वल टू r, अगर x r के बराबर हो जाए। अब अगर हम इस थीटा को बढ़ाते जाए यहाँ तक लेकर आए, तो इसने तो एक कंप्लीट सर्कल बनाया, या इसने एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, कंप्लीट रोटेशन किया, कंप्लीट साइकिल बनाया। तो कंप्लीट साइकिल में हम सरकमफेरेंस का कॉन्सेप्ट ले आते हैं। सो सरकमफेरेंस बराबर होता है x इज इक्वल टू 2 पाई r। अगर x की जगह हम यहाँ पर 2 पाई r पुट करते हैं तो ये r और ये r आपस में कैंसिल करेंगे, बचेगा क्या, सिर्फ 2 पाई रेडियन बचेगा। सो थीटा जो फुल सर्कल के लिए थीटा जो होता है वो हमारे पास 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। और 2 पाई रेडियन हमें क्या जाहिर करता है, कंप्लीट सर्कल जाहिर करता है। और कंप्लीट सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं। तो फिर 1 डिग्री को निकालने के लिए 360 को हमें उधर ही शिफ्ट करना होता है। तो 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 विल बी इक्वल टू 1 डिग्री, एंड इससे जो हमें वैल्यू आती है वो होता है 0.017 रेडियन। तो यहाँ पर मैंने 1 डिग्री से कितना क्या लिखा है, यहाँ पर हमने 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.017 रेडियन। अब अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है या मोबाइल है, तो मोबाइल में साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं, आप जाकर देख सकते हैं। आप साइन 1 डिग्री पुट करें, आपके साथ जो वैल्यू रेडियन में आएगी वो होगी 0.017 रेडियन, और 1 डिग्री से भी 0.017 रेडियन आता है। साइन 2 डिग्री से
हमें आता है 0.034 रेडियन और 2 डिग्री से, यानी इस 0.017 रेडियन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास क्या आता है 0.034 रेडियन ही आएगा। यहाँ पर हम रेडियन लिख सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये हमें साबित हो गया कि अगर हम थीटा को कम से कम लेते हैं तो साइन थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा और ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ये आपस में बराबर ही रहेंगे। तो थैंक यू। अब इसे आप लिख सकते हैं, पास करके आप इसे नोट कीजिए। आपका जो भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए, इंशाल्लाह हम इसका जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।